तो पहले हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की उन जजमेंट्स को रेफर करेंगे जहां पर उस प्रोसीजर की बात की गई है। फिर हम वो केसेस करेंगे जहां पार्टीज को प्रोटेक्शन नहीं दी गई ऑन वन ग्राउंड और द अदर। अगर स्टेट कोई ऐसा बेनिफिट के लिए कोई पॉलिसी निकाल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा तो उसे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ये भी हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा किसको प्रोटेक्शन मिलती है और किसको प्रोटेक्शन नहीं मिलती। जितनी भी ये जजमेंट्स हैं उसमें हम 3 केसेस के नाम बहुत फ्रीक्वेंट पढ़ते हैं। पहला जोगिंदर कुमार का केस है, आप सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं, जो कि अरेस्ट के चैप्टर में जोगिंदर कुमार का केस है। जो दूसरा है वो आशीमा वर्सेस अश्वनी, जो हमने रजिस्ट्रेशन का केस किए उसमें है। और तीसरा लता सिंह का केस है। इन तीनों में जो डायरेक्शंस दी गई थी उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डील करते हुए उन्हें एसिमिलेट कर दिया और उन्होंने 10-11 सेफगार्ड्स ले डाउन किए हुए। तो जब हम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में आपके पास डिटेल्ड है, पर हम उसका सिनॉप्सिस, आप सिर्फ उसमें हेडिंग्स लिखेंगे जो भी हम डिस्कस करेंगे, कि अगर कोई लड़का लड़की घर से भागकर मैरिज करता है तो उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब हम प्रोटेक्शन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। जजमेंट का नाम लिखिए, जजमेंट का नाम लिखिए। The Supreme Court in Pradeep Kumar Singh versus State of Haryana 2008 Volume 3 RCR Criminal 376 has issued मैम आपने 2 क्वेश्चन लिखवाए थे, वहीं से स्टार्ट है क्या? बेटा क्वेश्चन छोड़ो, अभी हम केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं। वो केस लॉ इसी से रिलेटेड था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस किए। तो पहला जो हम केस कर रहे हैं दैट इज प्रदीप कुमार सिंह वर्सेस हरियाणा। प्रदीप कुमार सिंह वर्सेस हरियाणा। इसमें जो कोर्ट ने सेफगार्ड्स दिए हैं, जो आपको कल डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था, उसमें वो डिटेल्ड मैनर में है। हम उसका सिर्फ एक सिनॉप्टिक फॉर्म में करेंगे। उसका क्या सिनॉप्सिस है? हाँ जी, इसमें लिखिए keeping in view the directions given by the Supreme Court in Joginder Kumar's case and Lata Singh's case, the following directions were issued. First, matter brought to notice of police। क्या नॉर्मल प्रोसीजर है? अगर लड़का लड़की भागकर शादी कर रहे हैं तो पेरेंट्स को अगर पता भी होगा कि भागकर शादी की है, वो कभी भी इस फैक्ट को एडमिट नहीं करते। वो क्या कहते हैं पुलिस में? भगा के ले गया, या अगर माइनर है तो किडनैपिंग, अगर मेजर है तो एबडक्शन। तो हमेशा इन केसेस में
किडनैपिंग या एब्डक्शन का चार्ज लगता है। और एब्डक्शन का, क्योंकि सिंपलिसिटल एब्डक्शन कोई ऑफेंस नहीं है आईपीसी में, और एब्डक्शन के साथ कोई स्पेसिफिक मेंजरिया होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक इंटेंशन होनी चाहिए, जैसे पैसे लेना, रैंसम, किसी को मर्डर करना, या फिर मैरिज के लिए भगाकर लेके जाना इज वन ऑफ द इंटेंट जो आपके आईपीसी में मेंशन है। सेकंड, कंप्लेंट ऑफ फैमिली, कंप्लेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स और एफआईआर ऑफ एब्डक्शन पुलिस की नोटिस में लाए और वहां पर या तो उन्होंने कंप्लेंट किया और या फिर उन्होंने अपना एफआईआर भी लॉन्च करा दिया। हाँ जी, आईओ की क्या ड्यूटी है? आईओ की क्या ड्यूटी है बेटा? कैसे सबसे ऑथेंटिक एविडेंस क्या होगा? अगर लड़का लड़की भाग गए हैं, ये हैरानी की बात है, कभी भी लड़के के पेरेंट्स ने, जो हमने केसेस देखे हैं, किसी में भी कंप्लेंट लॉन्च नहीं करा। जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हो रही है दैट इज फ्रॉम द गर्ल साइड। हाँ जी, सबसे ऑथेंटिक एविडेंस क्या होगा? यस, लड़की की टेस्टिमनी। कोर्ट कहता इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने तब तक अरेस्ट नहीं करना जब तक लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो जाता। थर्ड लिखिए, थर्ड, आईओ शुड defer arrest till statement of girl is recorded. IO should defer arrest till statement of girl is recorded. अब आप बताइए, अगर उसको अरेस्ट करना भी पड़ता है तो पावर ऑफ अरेस्ट किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए? आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। Cognizable offenses are those offenses where arrest can be made without warrant. और नॉन कॉग्निजेबल? Where warrant has to be obtained from the magistrate. अब इस केस में अगर पुलिस को, हमारी पुलिस भी यहां पर कहते हैं, ऐसा नहीं कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स नहीं होते, कि जो पुलिस लोग हैं वो किसी के नहीं होते, वो किसी को नहीं होते। अगर दो पार्टीज हैं, एक ने स्टार्टिंग में कुछ ऑफर कर दिया, उसकी साइड से बोल लेंगे, दूसरे ने उससे ऊपर कुछ दे दिया, फिर उस साइड से हो जाएंगे। तो वो मेनली आपके लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, क्या उन्हें ऑफर किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो मैटर से डील कर रहे हैं। इट इज नॉट अ जनरल रूल बेटा। बहुत ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, हम उनको यहाँ पर रेफर नहीं कर रहे। इसलिए इसमें लिखा हुआ है पुलिस ने कैसे अपनी अरेस्ट की पावर एक्सरसाइज करनी है। इसको अभी हम यहाँ पर, मैं आपसे पूछा है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में, आपने बिल्कुल ठीक बताया। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस वेयर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर पुलिस किसी को हरास या एक्सप्लॉइट करना चाहती है, उसके पास सबसे आसान तरीका क्या है? कैसे आप उसको फंसाओगे, कैसे आप उसे ट्रैप करोगे? यस, बड़ा आसान है। आप कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दो और आप उसके बाद उसका क्या कर सकते हो? अरेस्ट कर सकते हो। ये फिर बात है। हाँ जी, अब आप बताइए, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट रूल है? मेन ये क्वेश्चन है, क्यों?
पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन पावर है कि अगर उसे लगता है कि ये जो अक्यूज है एट द टाइम अगर वो सारे रूल्स फॉलो कर रहा है और आ रहा है बार-बार तो बयान दे रहे हैं स्टेटमेंट तो उसे नोटिस पे भी छोड़ सकती है। जब हमने कहा कॉग्निजेबल में हम कहते जरूर हैं कि पुलिस कुड अरेस्ट विदाउट वारंट, पर जो एक्यूज्ड है उसकी भी लाइफ और लिबर्टी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी विक्टिम की है। तो हमने बहुत सेफगार्ड्स अटैच किए हैं। इवन एक्यूज के साथ हमने राइट्स ऑफ एक्यूज का आपका फुल फ्लेश चैप्टर है जब अरेस्ट के चैप्टर में। तो इवन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हमने राइट जरूर दी है, बट अरेस्ट इज नॉट अ जर्नल रूल। वो क्यों जर्नल रूल नहीं है? अगर पुलिस आपके पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं सेक्शन 41 में, अगर पुलिस को लगता है कि आदमी भाग सकता है या एविडेंस से छेड़खानी कर सकता है या विटनेसेस को मैनिपुलेट करेगा बाहर रहकर, तो हर पुलिस स्टेशन में उन पर्टिकुलर्स की लिस्ट गई हुई है। आपको क्यों कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी आदमी को अरेस्ट करना पड़ा, आपको उन पर्टिकुलर्स में से टिक कर कर उसे रिकॉर्ड में लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको हायर अथॉरिटी को भेजना पड़ता है कि हमने अरेस्ट किए और अरेस्ट क्यों मैंडेटरी था। नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ power of arrest should not be arbitrarily used and offender not arrested in mechanical manner. Offender not arrested in mechanical manner. बेटा आजकल वो बड़ा ही वो चल रहा है न्यूज में, वो जो लड़की है दिशा जिसको अरेस्ट किया हुआ है, यस टूल किट, वो आपको पता होना चाहिए बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारी कंट्री में। तो आज एक उसमें कार्टून आया हुआ है, शायद ट्रिब्यून में था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें उन्होंने शो किया हुआ है कि दिमाग में कुछ चल रहा है पर मुंह बंद किया हुआ है, जो कार्टून जिसने कैरेक्टर बनाया है। क्यों, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप अपनी दिमाग में जो चल रहा है आप उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी का ये फीचर नहीं है, डेमोक्रेसी का ये फीचर नहीं है। अगर आप सेडिशन जैसे सेक्शन को एक्सप्रेशन के साथ मिक्स करोगे, अगर जब हम सेडिशन का करेंगे आईपीसी में, सेडिशन में इतने सारे केसेस हैं जो इनिशिएट हुए पर कोर्ट ने कहा ये वर्क नहीं करेंगे, तो उनमें जो किसी में भी उनमें चार्ज नहीं लगा। इवन आमिर खान तक के अगेंस्ट उन्होंने सेडिशन के चार्जेस लगा दिए थे। तो जब उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है सेडिशन और एक्सप्रेशन को हमें साइडलाइन, बीच में हमें डीमार्केशन करनी होगी। तो ये वाला आपके बेटा आर्टिकल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला, ये इवेंट नहीं, इवेंट के जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्ट इसमें क्या इवॉल्व है, लीगल पॉइंट, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है डेमोक्रेसी के साथ, तो वो आपको इसमें पता नहीं आर्टिकल किस तरह से आता है, चाहे हिंदी हो चाहे आपका इंग्लिश हो, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेंस के लिए बहुत ही। और जो भी आपका ऐसा आर्टिकल आता है बेटा उसकी कटिंग कर कर कलेक्शन करनी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपको आर्टिकल ट्रेंड ये है रीसेंट इवेंट्स में से ही आता है। जैसे उस टाइम ब्रिक्स की सबमिट चल रही थी तो वो आपके हिंदी हरियाणा में हिंदी उसमें आर्टिकल में आया हुआ था इंग्लिश में। तो जो भी चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए आपके आसपास। आप इंटरनेशनली नेशनली जो भी बर्निंग इश्यूज हैं वो आपको तैयार करने पड़ेंगे अपने मेंस के लिए। वो एक दिन में तैयार नहीं होते, वो आपको, ये डेली प्रोसेस है। कहीं से भी आपको डाटा मिलता है, वो क्वालिटी आपका एनहांस करता है पेपर का। अगर कोई सर्वे रिपोर्ट है आपको अगर मिलती है, उसकी कटिंग रखिए। बजट है, बजट आपको मेन उसमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है प्लीज। ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। किसी का मैं पॉलिटिशियन का स्पीच सुन रही थी उस पे यूट्यूब पर, स्पीच कहने में ही स्पीच थी,
वो इतनी ज्यादा हिलेरियस थी, उसमें पॉलिटिकल आइडियाज तो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे थे, सुनकर लग रहा था कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं। उसमें उसने एक स्टेटमेंट दिया कि अब जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी कोई कांग्रेस के फेवर में एक्ट नहीं कर रहा, राहुल गांधी तो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे बीजेपी ने इसको सुपारी दे रखी हो कि कांग्रेस को तूने खत्म ही करना है। अब जब ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, पर वो क्यों बोली गई है? तो इसमें ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के अगेंस्ट, जब हम पॉलिटिकल कुछ भी पढ़ते हैं हमें अपना वाइडर उसमें स्पेक्ट्रम रखना पड़ता है, क्योंकि स्टेटमेंट्स कुछ भी कहें, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस तो उनको अवेलेबल है ही, पर उनकी कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन होती है। अब ये कुछ राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें उसने एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर की बात की तो उसने कहा कि आलू के पेड़ पर हम तो इतने सैकड़ों आलू उगा देंगे। तो बीजेपी वाले ने स्टेटमेंट दिया, अरे आप क्या फार्मिंग बिल डिस्कस कर रहे हैं, जिनको यही नहीं पता आलू ऊपर उगते हैं जमीन या जमीन के नीचे उगते हैं। तो ये तो सिर्फ एक लाइट मैनर में आपको ये सारी थोड़ा आपको जो हमारा चल रहा है कंट्री में वो आपको पता होना चाहिए। फार्मिंग बिल बेटा आपको पता होना चाहिए, रियलिटी में क्या प्रोविजंस हैं, जरूरत है या नहीं है। हर कंट्री में फार्मिंग बिल है, हर कंट्री में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो न्यूजीलैंड हो, हर कंट्री में फार्मिंग बिल है। हमारे यहाँ फार्मर, जो हम जिसको रियलिटी में फार्मर कह रहे हैं, वो फार्मर वो अभी तक अमीर नहीं हो पाया। वो पहले भी गरीब था और अब भी गरीब है। तो जो फार्मिंग बिल है वो उन फार्मर्स के लिए बनाया जा रहा है जो फार्मिंग कर रहे हैं। अब मैं हूं, मेरे पास मैं नाम की फार्मर हूं, पर मेरा फार्मर से दूर दराज तक कोई लेना देना नहीं है, तो हम जैसे लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो वो आपको पॉलिटिकल ये सब चीजें छोड़कर फार्मिंग बिल में क्या प्रोविजन है, एमएसपीज है या नहीं है, क्या लॉ है, क्या इम्प्लीकेशंस है, बेटा आपको इसका एक आर्टिकल तैयार करना पड़ेगा। अगर आप पंजाब एंड हरियाणा के चाहे मेंस में चाहे इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं तो ये आपको पूछा जाएगा अगर आप उसमें अपीयर होते हैं। तो आपको जो रिसेंट इश्यूज हैं बेटा उसके आर्टिकल्स, और आपको उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल के लिए न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सबसे बेस्ट सोर्स होता है, बिकॉज उसमें अपडेटेड इवेंट्स हैं, वो आपको अपना कलेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है प्लीज, यस, हाँ जी नेक्स्ट लिखिए। अब हमने कहा कि पुलिस वाले आर्बिट्ररी मैनर में अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि जहां पर क्लियर कट ऑफेंस हो रखा है वहां पर भी पुलिस वाला सोचता ही रहेगा कि मैं अरेस्ट करूं या ना करूं। नेक्स्ट लिखिए, डज नॉट मीन रिफ्रेनिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डज नॉट मीन रिफ्रेनिंग फ्रॉम अरेस्टिंग under section 41 of CRPC, even when clear cut offense has been committed. हम जब रन अवे मैरिजेस की बात कर रहे हैं तो जितने भी सारे केस के फैक्ट्स हैं आपको हायर अथॉरिटीज को बताने पड़ेंगे, और इसमें जो हम अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं वो है एसएसपी या एसपी। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, एंटायर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस should be brought to notice of SSP/SP. अब मैटर किसकी नोटिस में आ गया, एसएसपी या एसपी को। अब वो डायरेक्शंस देंगे पुलिस वालों को उन्होंने केस में आगे क्या करना है। नेक्स्ट लिखिए, अरेस्ट only after obtaining necessary instructions
from police head concerned, from police head concerned. नेक्स्ट, इन सब पुलिस महकमे को पता है जोगिंदर कुमार केस में क्या क्या डायरेक्शंस इश्यू हुई थी, तो उस केस को ध्यान में रखकर वो सारे पुलिस स्टेशंस को, जो भी वहां पर पुलिस एम्प्लॉयज हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको वो डायरेक्शंस इश्यू करेंगे. नेक्स्ट देखिए, नेसेसरी डायरेक्शंस इशूड, नेसेसरी डायरेक्शन इशूड टू कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन, टू कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन to take necessary steps, to take necessary steps after following directions, after following directions of Supreme Court, of Supreme Court in Joginder Kumar's case, in Joginder Kumar's case. अब जो नेक्स्ट है, अगर लड़की 18 साल से बड़ी है, उसे फोर्सिबली पुलिस स्टेशन लेकर नहीं जाना, और जरूरी नहीं है कि लड़का है तो उसके अगेंस्ट आपने क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करनी ही करनी है. नेक्स्ट देखिए, गर्ल अबव 18, गर्ल अबव 18 शुड नॉट फोर्सिबली बी टेकन, शुड नॉट फोर्सिबली बी टेकन अवे बाय पुलिस. और पुलिस अपने साथ उनको क्यों लेकर जा रही है, कहां पर उनको पहुंचा देगी? यस, लड़की को जबरदस्ती पेरेंट्स की कस्टडी किसको दे देते हैं? पेरेंट्स को, जबकि लड़की मना कर रही है कि मैंने पेरेंट्स के पास नहीं जाना. अब ये वाला जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल प्रिवेल कर रहा है. अगर लड़की मना कर रही है कि पेरेंट्स के पास नहीं जाना, उसको कहां भेजा जाता है? यस, वुमेन या चिल्ड्रन होम्स में भेजते हैं, उन्हें पेरेंट्स के पास नहीं भेजते. अगर लड़की माइनर है, ये रियल इंस्टांसेस हैं, तो जब तक वो मेजॉरिटी अटेन नहीं करती, उसे वो चिल्ड्रन या वुमेन होम्स में, शेल्टर होम्स में भेज देते हैं. ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी वो वापस लड़के के साथ चली जाती है. बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट में अभी चाइल्ड मैरिज जनरल रूल है, वॉइडेबल है, वैलिड है. अगर पार्टी एनल करवाना चाहे तो रेमेडी अवेलेबल है, पर जहां पार्टी कह रही है मैंने लड़के के साथ रहना है, लॉ कहता है, डायरेक्शंस कहती है हम उनको फोर्स नहीं करेंगे कि आपने पेरेंट्स के साथ रहना है. अगर वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, अंडर फियर और थ्रेट, उसे आप शेल्टर होम्स में भेज दो. ठीक है, प्लीज नेक्स्ट देखिए, कहां तक लिखा मौली आपने? To hand over to her parents, hand over to her parents. मैम 9 पॉइंट रिपीट कर दीजिए वाला. Girl above 18 should not forcibly be taken away by police to hand over to her parents. Full stop. Criminal force against boy, criminal force against boy should also be avoided. Criminal force against boy should also be avoided. अब जब हमने देखा जो ये ऐसे केसेस होते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज pertaining to private persons. Private persons, कुछ ऐसे प्राइवेट पर्सन्स हैं जो इन इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं. जैसे सिर्फ फैमिली नहीं बेटा, कुछ जो उस कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अबेट करते हैं, असिस्ट करते हैं उन लोगों को एलिमिनेट करने में. और ये बिल्कुल है कि कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती थी कि दोनों की डेड बॉडीज पेड़ के नीचे पड़ी हुई है और पुलिस को कोई विटनेस ही नहीं मिल रहा कि ये इंसिडेंट कहाँ से हुआ है. विटनेस क्यों नहीं मिलता? बिकॉज दोनों को मारा गया है इन नेम ऑफ ऑनर किलिंग्स. तो वो कहते हैं प्राइड
ऑनर एक आदमी का प्राइड है जिससे ऊपर कुछ नहीं है, तो अगर अपने बच्चे ने भी उसको अफेक्ट करने की कोशिश की, उसको हम खत्म कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर प्राइवेट पर्सन्स बीच में किसी भी तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, पुलिस के पास पावर है कि जो भी रेलेवेंट आईपीसी में जो भी ऑफेंस है उसके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे। नेक्स्ट लिखिए, थ्रेट और असॉल्ट बाय प्राइवेट पर्सन, थ्रेट और असॉल्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स, थ्रेट or assault by private persons, threat or assault by private persons dash action initiated if any substantive offense is found to have been committed, मैम प्लीज ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। Yes, threat or assault by private persons dash action initiated if any substantive offense is found to have been committed. अब अगर फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व हैं, अगर फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं और उन्होंने कोई ब्रीच ऑफ पीस कमिट की है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है 11th पॉइंट, दैट इज pertaining to security proceedings, that is pertaining to security proceedings। इसमें लिखिए security proceedings in case of threat to the breach of peace, at the hands of family members, अगर इस सारे के बावजूद भी लड़का या लड़के के लाइफ को थ्रेट है, हमने पार दे दी है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को कब रिजॉर्ट करना है? एज अ मीन्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर एसएसपी एसपी की इंटरवेंशन के बावजूद लड़का लड़की को थ्रेट है, अब कोर्ट बीच में इंटरफेयर कर देगा। नेक्स्ट लिखिए, इफ डिस्पाइट ऑफ intimation to SSP SP there is apprehension of right to life and personal liberty, comma, remedy of approaching high court should be the last resort. Remedy of approaching high court should be the last resort. उसके बाद है सीमा वर्सेस अश्विनी के केस में जो हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के साथ किए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया जाए। तो अगर ऐसी डायरेक्शन इंप्लीमेंट हो चुकी है और रजिस्ट्रार अपॉइंट हो चुके हैं, रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दी जाती है कि जल्द से जल्द इनको क्या इश्यू किया जाए, मैरिज सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट वो मैरिज सर्टिफिकेट जो कंसर्न्ड पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो उनको सबमिट करा देंगे, विच इज अ प्रूफ ऑफ अ लीगल वैलिड मैरिज। नेक्स्ट देखिए, authority constituted for issuance of marriage certificate, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एज पर सीमा वर्सेस अश्विनीज केस, directed for
registering such marriage, for registering such marriage. Next, copy should be forwarded, copy should be forwarded, copy should be forwarded to police, copy should be forwarded to police along with representations, along with representations. Next, last, okay. Nothing will prevent immediate arrest of a person who fraudulently entices a girl with false promises and exploits her sexually as per statement of the girl, जो प्रदीप के केस में डायरेक्शंस थी बेटा, दे आर पर्टेनिंग टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशंस एंड ऑल. इसमें कोर्ट का ना इतना ज्यादा मेंशन नहीं है. 2012 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन आया वेयर द फुल फोकस इज ऑन द जुडिशरी, कि कहाँ प्रोसीडिंग इनिशिएट होनी है, मीडिएशन और काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए. इवन कोर्ट ने कहा कि जो शेल्टर होम्स हैं, जो ये पंजाब, हरियाणा और यूटी ऑफ चंडीगढ़ है, वो शेल्टर होम्स मेंटेन करेंगे. शेल्टर होम्स में जो रजिस्ट्रार है और जो ये हमारा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, वो लीगल एड प्रोवाइड करेगी और हफ्ते में 3 बार उनको विजिट करना पड़ेगा अगर कोई भी मेंबर वहां पर लीगल एड लेना चाहता है. बिकॉज राइट टू लीगल एड क्या है? एक वन ऑफ द फंडामेंटल राइट विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट. नेक्स्ट देखिए. In 2012 Punjab and Haryana High Court has given further directions to both the states of Punjab and Haryana and UT Chandigarh in cases of runaway marriages. And the directions are: first parties, जो लड़का लड़की की बात करें, parties given liberty to approach district and session judge in Punjab, Haryana and UT for grant of protection. एक बार रीड करना मौली. Parties given liberty to approach district and session judge in Punjab, Haryana and UT. लिबर्टी के साथ ऐड कर दो लिबर्टी एंड एब्सोल्यूट राइट. Second,
Deal sternly, strictly deal करना है. Deal sternly with parents / relatives / members of society, and protection centers should be properly run. And protection centers should be properly run. Third, formation of mediation / counseling cells. Formation of mediation / counseling cells in office of commissioners / senior superintendent, senior SP लिख लीजिए, senior SP, to guide parents, relatives, etc. To guide parents, relatives, etc. 4. Counseling gram panchayats in villages and create special cells in cities so as to prevail upon resisting parents or relatives to reconcile with such couples. Next, false case not to be registered. False case not to be registered. Next, normal rule, arrest should be deferred till absolute necessary in such cases. इवन वो यहां तक कहते हैं कि जो क्रिमिनल केस है अगेंस्ट बॉय और गर्ल उसको भी अवॉइड करना चाहिए. क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट बॉय और गर्ल इट शुड बी अवॉइडेड. लास्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए. यस, वो बेटा उसमें क्या करते हैं ना, उसमें जो आप कह रहे हैं उसमें एबडक्शन के प्रोविजन लगा देते हैं. तो वो एबडक्शन का लगाते हैं तो क्रिमिनल इनिशिएट होता है, वो अरेस्ट होता है, हरास होता है, लड़की स्टेटमेंट दे रही है मैंने तो इसी आदमी के साथ रहना है. कोई लॉजिक नहीं बनता. जो पुल एंड प्रेशर है, अल्टीमेटली कोर्ट कहता है कि जब दोनों मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. तो वो हम इसी पर चल रहे हैं. इस राइट को, इस स्टेटमेंट को हम एक स्टेप ऊपर लेकर जा चुके हैं. जैसे हमने शाफिन जहां और हमने नंद कुमार के केस में देखा कि एडल्ट का हमने टू राइट टू चूज कि वो किसके साथ रहना चाहती है या चाहता है, विद मैरिज और विदाउट मैरिज, हमने उसका राइट सिक्योर किया हुआ है. ठीक है, प्लीज नेक्स्ट लिखिए. 7, प्रोटेक्शन सेंटर्स all over the respective states, prominently at all police stations. Protection centers all over the respective states, prominently at all police stations, and registrar of marriage should visit each protection center at least once a week at a fixed time and date. Next, protection cell
Central cells over the respective states prominently At all police stations, beta. At all police stations. advertised at all police stations. नहीं, at all police station. Should visit each respective states prominently at all police stations. Next. Registrar. प्रोटेक्शन सेंटर्स किसके लिए? बेटा प्रोटेक्शन सेंटर्स होते हैं जहां पर अब लड़की कहीं जाना तो चाहती नहीं है पेरेंट्स के, तो उसे कहां पर भेजेंगे? शेल्टर होम्स को ही कह देते हैं बेटा, शेल्टर होम्स को भी कह देते हैं। आप रजिस्ट्रार वाला लिख चुके हैं ना? और बेटा इसमें ये भी था कि जितने भी, ताकि लोगों को पता हो कि कहाँ कहाँ पर प्रोटेक्शन होम्स हैं, और मीडिया उसको एडवर्टाइज भी करे कि कहाँ पर वो खुले होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, SLSA हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। SLSA, DLSA, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। SLSA/DLSA to depute some legal service at said centers at least 3 times a week. At least 3 times a week. Next, 9. Committee at every district headquarters. Committee at every district headquarters. इसके आगे एरो लगा दीजिए छोटा सा, इसमें 3 लोग होंगे, DC, SP, डिस्ट्रिक्ट सोशल और वेलफेयर ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट सोशल और वेलफेयर ऑफिसर। और जो डिस्ट्रिक्ट है जिनमें, नेक्स्ट लिखिए इसी पॉइंट में, इन डिस्ट्रिक्ट हैविंग पुलिस कमिश्नर सिस्टम। इन डिस्ट्रिक्ट हैविंग पुलिस कमिश्नर सिस्टम, इसमें भी 3 एरो लगा दीजिए। डिविजनल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, और तीसरा ऑफिसर सेम है, डिस्ट्रिक्ट सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन शुरू में 10 दिन के लिए दिया जाता है। इनिशियली प्रोटेक्शन एट शेल्टर होम्स फॉर 10 days. Initially protection at shelter homes for 10 days. Then yes. Then threat perception. कमिश्नर सिस्टम में बेटा जहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम है वहां पर डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, इनिशियली प्रोटेक्शन एट शेल्टर होम फॉर 10 days, थ्रेट परसेप्शन रिव्यूड बाय अबव कमिटी, रिव्यूड बाय अबव कमिटी, एंड पीरियड में बी एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर कमिटी को लगता है कि थ्रेट अभी भी प्रिवेल कर रहा है, वहां उन्हें ज्यादा टाइम के लिए ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, अब स्टेट के रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। अब ये नहीं कि वो लोग प्रोटेक्शन होम में ही अपना घर बनाकर बैठ जाएं, तो पहले 10 दिन के लिए कोई भी लॉजिंग या बोर्डिंग चार्जेस नहीं है, उसके बाद कमिटी रीजनेबल चार्ज इंपोज कर सकती है। लास्ट लिखिए, फॉर फर्स्ट 10 days, नेक्स्ट लास्ट है ये, फॉर फर्स्ट 10 days नो बोर्डिंग और लॉजिंग चार्जेस, नो बोर्डिंग और लॉजिंग चार्जेस। आफ्टर दैट reasonable charges, after that reasonable charges could be imposed, reasonable charges
could be imposed by the committee. By the committee. फ्री स्टे भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना? Yes. फ्री स्टे एक्सटेंड भी कर सकते हैं. फ्री स्टे, यस, उसमें हमने डिस्क्रिप्शन दिए बेटा. अब किसी के पास अगर पैसे ही नहीं है तो वो हम उसको नहीं कहेंगे कि आप जाओ, तो वो कोर्ट देखता है कि कैसे हम बेस्ट बैलेंस हमने क्रिएट करना है, लोग भी प्रोटेक्ट हो सके, स्टेट को भी हमने देखना है कि कहीं इन्हीं को प्रोटेक्शन देते देते सारे रिसोर्सेज इन्हें भी ना वेस्ट हो जाए. तो बैलेंसिंग एक फंक्शन है जो उनको अब एक्सरसाइज करना पड़ेगा. तो मैम ये जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया है ये तो ओवरटर्न हो गया ना. पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में 2 रूम अवेलेबल होते हैं. ये डायरेक्शंस फाइनल है जो आप बोल रहे हैं? मुझे भी नहीं पता, कल वाले नोट्स में था. क्योंकि कल जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं फोर्थ पेज पे यहाँ पे कमेटी बनवाई है दोबारा. कौन सा पैराग्राफ लिए बेटा? राइट साइड से भी करेंगे. It appears that the committee consisting of counsel for the parties and amicus curiae has failed to arrive. ये क्या है? इसके ऊपर नीचे कोई पैराग्राफ्स. इसमें जो कमेटी बनवाई थी और जो लीगल सर्विस वाले शेल्टर में जाना था तो इन्होंने ये अप्लाई किया था और काफी टाइम तक सारे रूम्स खाली रहे थे. उसके बाद गवर्नमेंट ने दोबारा पिटीशन मूव किया था कि जो आपने डायरेक्शंस दी हैं उसके रिसोर्सेज बेस्ड हो गए स्टेट के. और बेटा इसमें लिखा हुआ है The matter is pending before the court since long for the monitoring only. All the runaway couples are being provided security as in when they approached court. The shelter home in both states and UT Chandigarh are also available for them. We feel that this petition does not require further monitoring. Accordingly, we dispose of this writ petition by issuing direction to both State of Punjab and Haryana Union Territory, Chandigarh to comply with the directions issued by this court on 15/10/2010. In addition to above, further direction, underline कर लीजिए, further direction is issued that at every district headquarters, instead of earmarking any particular places, the authorities shall keep ये बेटा in addition to above. हम ये नहीं कह सकते कि सारी because अभी भी लोगों यहाँ पे वर्डिंग में भी एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इंस्टेड ऑफ earmarking any particular place, शेल्टर्स को earmark करने के लिए कहा था कोर्ट ने गवर्नमेंट को. बेटा पर जब हम बात कर रहे हैं कोर्ट को ईयरमार्क करने के लिए तो कहा था, पर प्रोटेक्शन होम्स और शेल्टर होम्स के बिना काम नहीं चल सकता. इवन हमने रियल केसेस अभी देखे हैं 2-3 इयर्स बैक जहां पर लड़का लड़की को शेल्टर होम में भेजा गया है. क्यों? बिकॉज शी इज नॉट विलिंग टू गो टू हर पेरेंट्स प्लेस. तो यहाँ पर क्योंकि अब जो हमारी पॉपुलेशन है आप देखिए रन अवे मैरिजेस का जो अब ये तो डायरेक्शन दिया, अब लोगों ने इसको भागकर शादी करने का एक जरिया बना लिया. लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जींद से केस था, हरियाणा में शहर है जींद, वहां पर लड़का लड़की ने वकील को कंसल्ट किया, वो शादी करवाकर भागकर वो यहाँ आ गए चंडीगढ़ में और उन्होंने यहाँ से प्रोटेक्शन ले ली के लिए एप्लीकेशन मूव किया और वो छूट गए. उसके बाद वकील ने कहा कि एक बार कोर्ट तुम्हारा केस यहाँ पर आ जाए उसके बाद तुम्हें फिर फिक्र नहीं है, तुम्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगा. क्योंकि जब हम पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउसेस की बात करते हैं बेटा वो भी स्टेट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं. क्या होता है, ऑलरेडी हमारे यहाँ पर चिल्ड्रंस और विमेन होम ऑपरेट कर रहे हैं. ये ऐसा नहीं, बच्चों के लिए और यस फीमेल्स के लिए, जैसे हमने उनको हम स्पेशल जो चिल्ड्रन होम्स को ये सारे जो बच्चों से रिलेटेड एक एक्ट है, स्पेसिफिक एक्ट है जिसके अंडर उनको खोला गया है और वो ऑपरेट कर रहे हैं. एंड सेम इज द केस विद द विमेन होम्स. जैसे चंडीगढ़ में एक मेंटली अनसाउंड माइनर गर्ल, शी वॉज प्रेग्नेंट और उसे प्रेग्नेंट किया किसने, उसके होम के किसी ने वर्कर ने.
तो हमने ये तो चलो अलग केस था, अगर ऐसे केसेस हैं तो हमने विमेन होम्स भी ऑलरेडी खोल रखे। तो पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउसेस के कमरे वो इतनी प्लेंटी में अवेलेबल नहीं होंगे बेटा जितने हमारे ये ऑलरेडी विमेन्स और शेल्टर होम्स ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चे को ठहराना है, ऑलरेडी चिल्ड्रन होम तो ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें कितना एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा होगा सिर्फ खाने पीने में। पर जब आप रेस्ट हाउसेस की बात कर रहे हैं तो हर एक कपल को वहां पर एकोमोडेट करना दैट विल बी अ टफ जॉब। इसलिए क्योंकि जब हम चिल्ड्रन होम में बात कर रहे हैं तो माइनर के लिए, अगर कपल है मेजर तो आप पीडब्ल्यूडी के आप सोचिए कितने आप रेस्ट हाउसेस उन्होंने कितने कमरे उनके लिए आप रिजर्व कर। पॉइंट यहाँ पे यही था कि जो होम्स वगैरह हैं वो भी खाली पड़े थे, कोई रहने कपल्स आ ही नहीं रहे। यस वो कोर्ट फिर वो ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि नहीं है तो वो उनको ना अवेल करें। अगर उन्हें लगता है कि बेस्ट हमने तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है स्टेट में, अगर वो लगता है शेल्टर होम्स वो वेस्टेज जा रहा है या वो ईयरमार्क कर रहे हैं तो वो फिर उसका बेटर होता है। इसलिए अब कोई ऐसी मार्किंग स्पेसिफिक नहीं है तो हम यूज करते हैं विमेन या चिल्ड्रन या प्रोटेक्शन होम जिसकी हम बात कर रहे हैं। कोई इनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन होम कोई भी नहीं है बेटा कि हम बोले बात करें कि इनके लिए। जो अगर माइनर है, माइनर इज सेंट टू चिल्ड्रन होम, अगर कोई फीमेल है उसे विमेन होम विमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स में भेज देते हैं, अगर कोई कपल ही है जो प्रोटेक्शन मांग रहा है आप उसे रेस्ट हाउस में भी भेज सकते हैं। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कोई भी आपको यहाँ ऐसा कोई सेंटर नहीं मिलेगा जो कि स्पेसिफिक वो कहें कि सिर्फ रन अवे कपल्स के लिए ही रिजर्व होगा, बिकॉज दैट विल बी शेयर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि ऑलरेडी स्टेट में इतने चिल्ड्रन और शेल्टर होम्स ऑपरेट कर रहे हैं तो हम उसी को ही में हम एडजस्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ ओपनिंग या उनके लिए हम कोई ऐसा रिजर्वेशन। ठीक है प्लीज नेक्स्ट। मैम यस बोलिए बोलिए सुल्तान। मैम ये जो 2012 की गाइडलाइंस दी थी कौन से केस के अंदर दी थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने? बेटा आशा वर्सेस हरियाणा का केस है, आशा वर्सेस हरियाणा का केस है। अब एक रीसेंट ट्रेंड हाई कोर्ट में इमर्ज हुआ और वो क्या इमर्ज हुआ, अगर लड़का लड़की भागकर शादी कर रहे हैं तो कोर्ट को लगता है कि क्यों हम सारा बर्डन किस पर शिफ्ट कर रहे हैं, स्टेट पर। हम स्टेट को कर रहे हैं। अब लड़का जो स्टेट है वो लड़के को कहता है कि तू शादी कर तो रही है, तू प्रोटेक्शन मांग रहा है ना, तू पहले फिक्स डिपॉजिट खोल दे लड़की के नाम का। हाई कोर्ट में ये हो रहा है। और जब वो एफडीआर खोलने को कहा जाता है, अगर लड़का उसको डिनाई करता है तो कोर्ट कहती है कि जब तू एफडीआर ही नहीं खोल सकता लड़की के नाम का तो क्या इसको मैरिज तू इसको सस्टेन करेगा या क्या तू इसे वाइफ के राइट्स तू इसे देगा। तो वो कोर्ट कहती है कि बेटर है तू फिक्स डिपॉजिट रिसीट खोलो। इससे क्या होगा, अगर कोर्ट रन अवे मैरिजेस के कपल को प्रोटेक्ट कर रही है, वो इस चीज को इंश्योर करना चाहती है कि लड़की का फ्यूचर प्रोटेक्ट हो, उसे सोशल सिक्योरिटी मिले, उसे सोशल सिक्योरिटी मिले। और अगर लड़का इस चीज को नहीं करता then it put a very serious question mark on the credibility of a boy जो अपने आप को क्या कह रहा है, लड़की का हस्बैंड कह रहे हैं कि हम कोर्ट कहते हैं अब हमें इस चीज का यकीन नहीं है कि तू हस्बैंड की सारी ड्यूटीज भी फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये ना हो इन द नेम ऑफ मैरिज बेचारी ये लड़की एक्सप्लॉइट होती रहे। क्लियर है प्लीज। उसके बाद फिर कोर्ट ने देखा कि रन अवे मैरिजेस में कपल की प्रोटेक्शन तो अलग बात है, जो ये पंडित हैं फेक वेडिंग करा रहे हैं और अपनी जेब गरम कर रहे हैं। तो काजल के केस में कोर्ट ने इन सारे इंस्टीट्यूशंस को जो इमर्ज हो रहे थे आउट ऑफ दिस प्रोटेक्शन टू रन अवे कपल या इनकी मैरिजेस के लिए कहा कि इनको खत्म करो। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट has taken cognizance
has taken cognizance of marriages being performed by self-styled granthis, purohit, and other fake institutions after charging huge amounts without following legal procedure. मैम फेक इंस्टीट्यूशन Granthis and purohits and other fake institutions after charging huge amounts without following the legal procedure and ordered clamp down on all such bogus bodies, The direction was given by Justice Ramendra Jain in case of runaway couple seeking protection of life and liberty, and they had annexed along with the petition certificate allegedly issued by a fake institution. And they had annexed certificate issue. Yes, by a fake institution. रमेंद्र जैन बेटा ये काजल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है, डिसीजन है 2018 का। इसमें प्रदीप कुमार की सारी डायरेक्शंस को रिट्रेट किया गया था और साथ में उन्होंने कहा था कि ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी खत्म करो। यस, वो हम लास्ट में लिखेंगे, दैट इज रीजन। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल लोगों ने अपने अपने मैरिज ब्यूरो खोले हैं, पता ही होगा आपको। उसमें क्या करते हैं, क्या लेते हैं, उन्हें क्या फायदा होता है? कमीशन मिलता है, कमीशन लेते हैं। लड़का भी साइड भी खुशी से दे देता है, लड़की की साइड भी खुशी से दे देती है। अगर लड़का लड़की खुद ही किसी उसको कंसल्ट कर रहे हैं कि हमारी शादी करवा दो, अब मैरिज ब्यूरो वाला कोई हिंदू किसी महंत को तो बुला के लाएगा नहीं। इन्होंने अपने ही ब्यूरो के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर फुल फ्लेज सेटअप बना रखा होता है। जैसे होता है ना फिल्मों के शूटअप बने बनाए होते हैं, ऐसे ही सेट बना होता है जिसमें मंदिर जो पंडित है उसको पर वेडिंग नहीं, उसकी भी सैलरी फिक्स होती है, माला वाला भी फिक्स होता है, फूलों वाला भी फिक्स होता है, और वो वहां पर उनका वो साइन कराकर उन्हें खुद ही साइन कर सर्टिफिकेट भी दे देते हैं कि शादी होगी। ये हम इन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपनी पॉकेट मॉनिटरी बेनिफिट से भर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी ऑथेंटिसिटी, जबकि उनके पास हम ये नहीं कहते क्यों, शादी कराने के लिए तो कोई पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप मंदिर में जाते हैं, पंडित आपकी वैसे ही मैरिज करा देता है, दक्षिणा में आपने जितना देना है 100-200 या मालाओं वगैरह वो आपको लेना पड़ता है, बट दे चार्ज hefty अमाउंट। इनके पैकेज होते हैं बेटा, वकीलों को भी भेजा जाता है। आप अगर मोबाइल फोन में देखें तो आपके व्हाट्सएप पे भी आते हैं वकीलों के मैसेज कि हमारे पास फुल सेटअप है, अगर आपने किसी की शादी कराने हो हमें कंसल्ट कर लो, और उसमें एग्जैक्ट अमाउंट बताया होता है कितना अमाउंट है, वो आप पे करो, आपके और कोई बॉदरेशन नहीं है। ठीक है प्लीज, हम उनकी बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट माता बड़े मंदिर में तो उन्होंने तो लाइसेंस भी मिला हुआ उनको, यस, नंबर देते हैं, सर्टिफिकेट पे नंबर देते हैं, उसके बगैर तो मान्य भी नहीं, वो ये भी हमने प्रोटेक्शन दिलवाई थी। वो सर जो ये लोग हैं ना जिनकी बात कर रहे हैं, ये मंदिर तक तो जाने की जहमत ही नहीं उठाते हैं, तो इन्होंने जहां पर भी ऑफिस से ऑपरेट कर रहे होते हैं वहीं पर ही सब अरेंजमेंट होते हैं वो इनका। तो नहीं सर, वो भाग के आई है, उनको तो ऐसा लगता है ना जैसे मेरा सब कुछ कर दिया इन्होंने, लेकिन वो बाद में इसलिए लोग सर, फंसते हैं क्योंकि जो भागकर आए हुए हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता बस। कि वो इन चक्रों में पड़े कि पहले मंदिर जाएं, वहां से फिर खुद अरेंजमेंट करें। उन्हें तो जिस दिन आए हैं एज क्विकली एज पॉसिबल उन्होंने तो शादी करवानी है। और जब इस कंडीशन यहाँ तक पहुंच चुकी है कि फैमिली वाले दे आर आफ्टर बोथ ऑफ देम और वो उन्हें ट्रेस कर रहे हैं, छुपना इज नॉट एन इजी टास्क आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि अब इतना सोशल नेटवर्किंग है और इतने आपके सबसे बड़ा आपका दुश्मन आप अपने साथ लेकर घूमते हो, तो वो उसके लिए ट्रेस करना आपको कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जो यहाँ पर आया है इन दैट हरी एंड इन सब स्टेट ऑफ अफेयर्स में, वो लोगों को होता है आज के टाइम में पैसा हार्डली मैटर्स, सिर्फ काम होना चाहिए, और इसलिए लोग पैसा खर्चते हुए नहीं सोचते। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट। नेक्स्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट has given no protection to boy, no protection to boy where he had married a girl who is a minor, in the case of yes, Amninder Kaur versus State of Punjab, Amninder Kaur versus State of Punjab। इस केस में बेटा अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, किडनैपिंग के केस में एज प्रिस्क्राइब्ड है कितनी? 16। अलग अलग है ना बेटा, आपने भी 18 ठीक बोले, गर्ल्स के लिए 16, बॉयज के लिए 18। अब इस केस में हम कहते हैं कि एनी चाइल्ड शुड नॉट बी टेकन आउट ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप। क्यों हमने किडनैपिंग को एक स्ट्रिक्ट ऑफेंस बनाया है, जबकि हो सकता है बच्चा अपनी मर्जी से गया हो? क्यों? रीजन, किडनैपिंग के लिए कोई मेंजरिया नहीं चाहिए, इट इज एन ऑफेंस विद स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कंडीशंस की सारे सेक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी हुई, पर्सन विल बी हेड लायबल फॉर किडनैपिंग। हम ये कह सकते हैं तो माइनर होते हैं ना, वो डिसीजन ले सकते हैं, आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं। यस, कोर्ट कहता मैरिज जैसा इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन ये माइनर लड़की लेने में अभी एलिजिबल, उसके पास कैपेसिटी नहीं है टू अंडरस्टैंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो तूने इतनी छोटी बच्ची से मैरिज की है, योर मैरिज विल बी वॉइड। और उन्होंने कहा मैरिज तो चलो जो है वो है, पर हम तुझे प्रोटेक्शन नहीं देंगे, यू डोंट डिजर्व प्रोटेक्शन, रेदर गर्ल को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और बच्चे का इंटरेस्ट इसी में ही है कि उसे किसको दिया जाए, पेरेंट्स के पास वापस भेज दिया जाए। बेटा इसका वो निकालिए, लास्ट पेज है आपका। हम इनको फिर ये चिल्ड्रन होम में कैसे भेज सकते हैं? बेटा कई बार क्या होता है, जो बच्चे हैं ना, क्योंकि मेजर को तो हम भेजते, अगर मेजर डिनाई कर रहे हैं अब कहीं और जाने का है नहीं तो वो भेज देते हैं। जब हम अब बच्चा है, बच्चा अगर कोर्ट में आकर टेस्टिमनी देता है
कि मैं पेरेंट्स के हेलो साथ जाना चाहता, मैं पेरेंट्स हाँ जी मैम, शगुन को ऐड कर दो। मैं पेरेंट्स मैम के शगुन को ऐड कर दो। मैं पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहता, तो उस केस में जो आपका प्रिंसिपल है बच्चों से रिलेटेड वो है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन। तो सारे कोर्ट सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है। अगर बच्चे को लगता है कि चाइल्ड के इस टेस्टिमनी देने के पीछे कुछ वैलिड रीजन हैं और पेरेंट्स के साथ भेजने से इसका वेलफेयर हैम्पर होगा, तो बच्चे को वो पेरेंट्स के साथ नहीं भेजते। पर जब सारे फैक्ट्स को कंसीडर कर कर कोर्ट को लगता है कि नहीं, बच्चा जो कह रहा है वो उसके वेलफेयर में नहीं है, इसको पेरेंट्स के साथ भेजना ही ठीक है, तो वो बच्चे को पेरेंट्स के साथ भेज देते हैं, क्योंकि विशेस ऑफ द चाइल्ड मैटर करता है, बट द पैरामाउंट कंसिडरेशन इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। उसके अकॉर्डिंग फिर कोर्ट डिसाइड करता है। Yes. बेटा कस्टडी क्यों देंगे? जब कोर्ट ने भेजा है तो कोर्ट क्यों देगा? जैसे एक साल बाद या नेक्स्ट, वो तो फिर डिपेंड करेगा, बच्चा आपको लगता है बच्चा जाना चाहेगा? अगर बच्चा जाना चाहता होता तो पहले ही चले जाता। अगर यस, अगर बच्चे को लगता है, कई बार क्या है पेरेंट्स ऑब्वियसली मिलने आते हैं बच्चे से, अगर बच्चा एग्री करता है कि ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा, कुछ उनमें किसी तरह का एग्रीमेंट हो जाता है कि मेजॉरिटी अटेन करने के बाद हम ही भेज देंगे लड़के के साथ, तो ठीक है वो चला जाएगा। फिर वो कोर्ट से कह देंगे बच्चे ने कंसेंट दे दिया, बच्चा और चला जाएगा उनके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोर्ट कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि बच्चे को शेल्टर होम में ही रखना है, वो तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप है, बिकॉज अब वो बच्चा पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहता। ये एक रियल केस है जिसमें लड़की लड़के के साथ भाग गई, पेरेंट्स उसको ट्रेस कर रहे थे, मिल गई, पुलिस में चले गए, लड़की ने लड़के अपने पेरेंट्स के साथ जाने से मना कर दिया और उसने पुलिस में स्टेटमेंट दिया मैं तो इसी लड़के के साथ रहना चाहती हूँ। पर लड़की माइनर थी, लड़की को प्रोटेक्शन होम भेज दिया गया। उसके बाद जब लड़की मेजॉरिटी हुई, पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि बच्ची घर में वापस आ जाए, पर लड़की नहीं मानी। जब उसने मेजॉरिटी अटेन किया, लड़के के पेरेंट्स ने उनका वेडिंग कर दिया एंड नाउ दे आर रिजाइडिंग हैप्पीली, जिसमें इवन लड़की के पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो रीजन था व्हाई दे आर नॉट हैप्पी विद द मैरिज, गर्ल्स पेरेंट्स वो एफ्लुएंट थे और जो लड़के के पेरेंट्स थे दे आर नॉट बिलोंगिंग टू दैट कास्ट और वो अभी वेल सेटल्ड भी नहीं। पर अब लड़की ने जब शादी कर ली है, अब उसे आप जबरदस्ती वहां से नहीं ला सकते। ठीक है प्लीज। तो मैरिज के लिए तो आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी आपका कंट्रोल नहीं है पेरेंट्स का, तो जिससे भी चाहे वो मैरिज कर सकती है। बेटा रीड कर अमनिंदर कौर का केस। In this case, the facts are not in dispute. Petitioner number 1 was a minor girl, being 16 years and 2 months of age at the time of alleged marriage. According to Section 3 of the Majority Act 1875, every person domiciled in India shall attain the age of majority on his completing the age of 18 years and not before. According to Section 2, Clause F of the Act, minor means a person who, under the provision of the Majority Act 1875, is to be deemed not to have attained his majority. According to Section 2, Clause A of the Act, child means a person who, if a male has not completed 21 years of age and if a female has not completed the age of 18 years of age. And according to Section 2, Clause B of the Act, child marriage means a marriage to which either of the contracting parties is a child. Then according to Section 12, Clause A, the marriage of the petitioner number 1, which falls within the definition of child and within the definition of minor being the age of 16 years and 2 months, who has been enticed to be out of the keeping of the lawful guardian, cannot contract the marriage and the marriage shall be null and void. पढ़ाई है हमने, पढ़ाई है हमने, पढ़ा है। आप बताइए कहाँ पर? यस, जब हमने 5 क्लॉज 3 किए, हमने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 किया।
जब हमने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 किया, हमने कहा जनरल रूल है मैरिज वॉइडेबल है, पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में मैरिज वॉइड है। बताइए कौन किन में मैरिज वॉइड है? एक तो इसमें बता दिए, when the child is taken or enticed away from the lawful guardianship, और कौन सी है बेटा? when child marriage is void, okay, when marriage is solemnized for the purpose of trafficking, या फिर if child is trafficked for the purpose of marriage, और एक रह गया, if marriage is in contravention of injunction issued by the court, इन सारी सिचुएशन में चाइल्ड मैरिज इज वॉइड, और कोर्ट कहता क्योंकि तेरी मैरिज वॉइड है हम तुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ठीक है प्लीज, लास्ट recently the Punjab and Haryana High Court has ruled that runaway couples must prove they have money before seeking state protection. Before seeking state protection. As मैम runaway couples must prove that they have money before seeking state protection, as emotions were not enough to sustain a relationship. The intention of the court is to find out whether there is a genuine marriage and the girl in question is not likely to put into trouble as such marriages are performed ignoring the consent and knowledge of the parents. The High Court intends to do this by probing whether or not a groom can come out with FDR, fixed deposit receipt है बेटा इसका, come out with FDR in the bride's name, full stop. In the event groom fails to honor the commitment of having the money deposited in the form of FDR in the girl's name
The High Court can turn down their plea. The High Court can turn down their plea. इसमें केस बाय केस बेसिस में डिसाइड करते हैं एफडीआर की होगी। यस बेटा, करते तो केस बाय केस है, इससे कोई जनरल डायरेक्शन नहीं है। पर अब जो कोर्ट्स हैं ऐसे उन्होंने कोई जनरल डायरेक्शन नहीं दी, इट वाज आल्सो पर्टिकुलर केस, बट नाउ दिस ट्रेंड हैज बीन फॉलोड बाय जजेस इन ईच ऑफ द केसेस। इवन डिपार्टमेंट में एक जज के साथ टॉक हुआ था रिलेटिंग टू फैमिली मैटर्स, तो जज ने कहा था अब हम इसको हर केस में फॉलो करते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर कोई भागकर शादी कर रहा है तो कोर्ट इंश्योर करना चाहती है कहीं लड़का उस मैरिज को लाइटली तो नहीं ले रहा। लड़के के बोनाफाइडी को चेक करने के लिए दिस इज द इजीएस्ट वे। और वो भी क्यों? क्योंकि लड़की के पास भी फाइनेंशियली सिक्योरिटी होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि लड़की को घर से भागकर शादी करना that have grave consequences for the girl as compared to the boy. और मैम अगर इस कपल में जो गर्ल हो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उसके पास कोई जॉब हो, बॉय के पास ना हो, तो एफडीआर वैसे वैसा भी हो सकती है कि लड़की को किसी भी केस में नहीं बोला बेटा, लड़की को किसी भी केस में नहीं बोला। हमारी यही बात है, तो भी इतनी है तो वो आप अपने नाम से करा के मेरे हस्बैंड ने करती है, दिखाने के लिए तो वो भी तो कर सकती है। पर सर अब आप देखिए ना, आप एकदम से लड़की अगर अर्न कर रही है, ये हम कहते हैं लड़की अगर अर्न कर रही है, क्योंकि हमें हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। लड़की अर्न कर रही है तो हस्बैंड को मेंटेन करने की तो चलो जरूरत नहीं है, तो मेंटेनेंस की बात तो ठीक है, तो कोर्ट फिर ये भी तो इंश्योर करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पैसों के पीछे पड़ के ही शादी कर रहे हैं। जिसके अपने पास खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं वो इसके साथ क्यों भागकर शादी करना चाहती है, या वो क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है। हमने सिर्फ लड़का लड़की की बात नहीं है, बिकॉज ये रियल केसेस हैं जहां पर लोग कैसे होता है। आपने शबनम का केस सुना होगा, शबनम का केस सुना होगा, अखबार में भी आया 1-2 दिन पहले कि पहला केस है जिसमें फीमेल को फांसी की सजा दी है। ये तो मैम उसने न वो जो शबनम का केस अपने परिवार वालों को सारों, ये सिर्फ अभी आया है केस। डिसीजन ये जो हम डेथ सेंटेंस में करते हैं ये 5-6 साल पहले का है, क्योंकि धीरे धीरे जब कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे भी दी फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को एग्जॉस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब शबनम का केस इज अ हाई ग्लेयरिंग केस कि ये मैरिज जैसी चीजों के लिए लोग कहां तक पहुंच जाते हैं। आपने जब ये बात बोले हम उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि क्यों कोर्ट ऐसा कर रहा है। शबनम का अफेयर था विद अ मैन नॉट फ्रॉम हर रिलीजन, पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे थे, उसने प्रिक्योर किया एक पॉइजन, चाय में किया मिक्स और सारी फैमिली को मिला दिया। यहां पर उसका एक्ट खत्म नहीं हुआ, बाद में उसको लगा कि कहीं कोई जिंदा ना बच जाए, फिर उसने अपने पैरामोर को बुलाया जिसके साथ भी उसका अफेयर था, उसने विद शार्प एज्ड वेपन सबके गले भी काट दिए। और एविलनेस इस एक्सटेंट तक थी कि घर में एक रूम में उसके ब्रदर का 3 महीने या 4 महीने का बच्चा सो रहा था, उन्होंने उसके भी गले को काट दिया व्हाइल द चाइल्ड वाज स्लीपिंग। उसके बाद वेपन छुपा दिया, आदमी वहां से भाग गया और ये लेडी जो शबनम है वो जहां सारे लोग लेटे हुए थे उन्हीं के बीच में जाकर लेट गई। उसके बाद कोई दूध वाला या मेड आई, उसने नॉक किया, रिस्पॉन्ड नहीं हुआ तो हु एंड क्राई हो गया कि क्या हुआ। अल्टीमेटली आए, पुलिस वाले ने हर एक आदमी को देखा, जब इसको उठाया और तो सारे मर चुके थे, ये जिंदा थी, बेहोश हो रखी थी, जिंदा हो गई। सबसे पहला जो सस्पिशियस जो शक है इस पर गया, इस पर। क्यों? जब सारे लोग मर गए तो मारने वाले ने इसको क्यों जिंदा छोड़ दिया? सब पे पॉइजन के साथ स्टार्ट। यस। उसके बाद फिर इन सबको बॉडी ऑटोप्सी हुआ, सारा फोरेंसिक में गया, सबका रीजन ऑफ डेथ था सेम पॉइजन
जो सबके जो भी था, जो भी गले में कुछ होता है उसमें सबके वो सेम पॉइजन था जिसकी वजह से डेथ हुई है, क्योंकि डेथ का डेट भी पता चल जाता है बॉडी की उससे। तो पता चला डेथ तो पहले ही हो चुका था, गला बाद में काटा गया। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये टूट गई जो ये लेडी है, और उसने जो भी था इजिली एक्सेप्ट नहीं किया, पर एविडेंस आ चुका था। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। मोबाइल फोन कैसे? इसका जब मोबाइल रिकॉर्ड्स की डिटेल्स छानी गई, एक ही नंबर पर उसकी एक साल में 2-3 हजार से ज्यादा कॉल हो रखी है। 2-3 हजार का कॉल का मतलब है कि हर रोज में ही देख लिए कितने मल्टीपल कॉल्स हो जाएंगे। फिर देखा गया जिस दिन इवेंट हुए उस दिन की जो ये शो कर रहा है डेथ, जो दूसरा मोबाइल का भी जो लोकेशन है वो उसी एरिया की टावर में है, उसी एरिया में ही है जहां पर इन दोनों का लोकेशन सेम है। फिर वो लड़का, वो मर्डर वेपन वो भी मिल गया, वो जो भी था सब हो गया। उसके बाद अब ये लड़की है। अब आप देखिए ये लड़की है, इससे तो बेटर था क्या कर लेती, भाग ही जाती। पूरी फैमिली को मार होने की क्या जरूरत थी? यस, वो इसलिए नहीं मारा कि वो भाग नहीं सकती थी, वो फैमिली की प्रॉपर्टी को भी हासिल करना चाहती थी। जो बच्चे को मारा वो इसलिए मारा क्योंकि उस टाइम पर फीमेल को पार्टनर तो थी नहीं, उसको तो नहीं मिलना था, बच्चे को जाना था कि कहीं बच्चे के साथ उसका इंटरेस्ट क्लैश ना हो जाए, बेटर है पहले ही बच्चे को मार दो। एक ये केस है, एक ये केस है। दूसरा केस, यहां पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो रोड आगे 14 वेस्ट को जाती है। वहां पर ना ब्रिज पर पुलिस पेट्रोलिंग होती रहती है, क्योंकि वहां पर कहते हैं कि फॉरेस्ट एरिया है तो वहां क्राइम्स बहुत होते हैं, लोग मारकर बॉडीज थ्रो कर देते हैं वहां पर। एक लड़का और लड़की पैदल जा रहे थे, पीसीआर वैन रुक गई। पीसीआर वैन ने कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर देते हैं, कहां पर हैं, आपके लिए सेफ नहीं है, एनिमल्स भी आ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बैठना चाहते। पुलिस वाले को शक हुआ ये क्या, ये कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं होता। पुलिस वाले ने ना इंटेरोगेशन स्टार्ट कर दी उनसे कि कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। उन दोनों ने क्या करा, पुलिस वाले को ही मारकर डेड बॉडी उसकी जंगल में थ्रो कर दी। उसके बाद ऑब्वियस है मिल गए, तभी ये सारी स्टोरी पता चली। फिर एस्टैब्लिश हुआ ये जो लड़की थी ये अपने घर में अपने हस्बैंड का मर्डर कर कर अपने लवर के साथ जो भी था वो दोनों भाग रहे थे वहां से। तो पुलिस वाले ने उन्हें गलत टाइम में इंटरप्ट कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि हम फंस ना जाएं, क्योंकि क्राइम तो ऑलरेडी करके आई थे। उन्होंने फिर पुलिस वाले को भी मार दिया। आप देखिए, मैरिज होने के बाद वाइफ अपने बच्चों और हस्बैंड को भी मार सकती है फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। ये तो वाइफ है, हस्बैंड भी पीछे नहीं है। पंचकूले के एक लॉयर ने, या गुड़गांव का था या पंचकूले का, अपनी वाइफ को मारकर उसकी डेड बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रख दिया और फिर लोगों को हायर किया। उन्होंने डेड बॉडी को मध्य प्रदेश के जंगल में थ्रो कर दी। पर डेड बॉडी भी कब तक छुप सकती है? डेड बॉडी वहां से हो गई, फॉरेंसिक से डीएनए टेस्ट वगैरह हो गए, तो वहां पर जो गर्ल के पेरेंट्स थे ऑब्वियसली मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च कराया हुआ था, पता चल गया और अल्टीमेटली आ गया। तो यहाँ पर जो केसेस हैं सर, वहां पर क्या है कि हस्बैंड और वाइफ में जिस ट्रस्ट और फेथ की हम बात करते हैं हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। और उस कम होने के हम इसमें रिसर्च में नहीं जा रहे उसके क्या कारण है, बहुत सारे इसके कारण होते हैं, हम किसी एक को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। पर जब फिनोमिना चेंज हो रहा है तो हमारे लॉ को इंश्योर करना पड़ेगा कि लड़की का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब आपने कहा क्यों लड़कियों के लिए कोर्ट इतना ज्यादा चिंतित रहती है? इसका कारण है बिकॉज
जो कॉन्सिक्वेंस है कॉन्जुगल रिलेशनशिप का, एंजॉयमेंट तो चलो कोहैबिटेशन दोनों के लिए है, पर अगर मदरहुड का जो वर्च्यू है वो सिर्फ गर्ल को ही मिलता है। तो अगर गर्ल इस मैरिज से शी गॉट प्रेगनेंसी और हस्बैंड का कोई इरादा नहीं है मैरिज को कंटिन्यू रखने का, तो वहां पर लड़की के लिए टू गेट रीसेटल्ड इन लाइफ, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ गर्ल। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां पर अभी ना डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वो डबल स्टैंडर्ड कैसे? लड़के का जिसका डाइवोर्स हो चुके 45 की उम्र का है, 40-45 उम्र का भी, लड़की उसे चाहिए अनमैरिड। लड़की का जब डाइवोर्स हो चुका है, लड़की के डाइवोर्स के बाद कोई अनमैरिड लड़का, एक्सेप्शनल केसेस को हम छोड़ रहे हैं, एक मैरिड फीमेल के साथ जिसका डाइवोर्स या जो विडो है वो उसके साथ मैरिज नहीं करते। फिर दूसरा, लड़की के साथ अगर बच्चा है, ये रियल प्रैक्टिकल ये केसेस हैं, बच्चे को अपने मैटरनल साइड पर अपने बच्चे को छोड़कर फीमेल को मैरिज में जाना पड़ता है। जबकि अगर हस्बैंड का बच्चा है तो फीमेल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जाकर उसको हस्बैंड को भी संभाले, बिकॉज वो बहुत बिखर चुके हैं पहली वाइफ के बाद, और उसके बच्चों को भी पूरा पालन पोषण होना चाहिए। इवन यहाँ तक केसेस हैं कि हस्बैंड ने सेकंड मैरिज से बच्चे होने से मना कर दिया कि कहीं वो फर्स्ट वाइफ के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें। तो जब हम सोशल फिनोमिना, जो ये पैराडाइम्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर पाए, जो हमारी सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो जब आप किसी भी कोर्ट कोई बात कह रहे हैं, सिर्फ फाइनेंशियल इतना मैटर नहीं करता सर, लड़का फाइनेंशियली स्ट्रांग है या लड़की फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बात इंटेंशन की है, whether they are having intention to continue with that relation permanently or not। पैसा किसने लेकर जाना है? अगर उसके पास पैसा होगा और उसकी डेथ हो जाएगी, अल्टीमेटली तो हस्बैंड और बच्चों को ही जाना है। अगर हस्बैंड के पास पैसा है, उसकी डेथ हो जाता है, अल्टीमेटली तो वाइफ और उसके बच्चों को ही जाना है। तो बात फाइनेंस की नहीं है, बात इंटेंशन की है कि आप उस इंटेंशन में, रियलिटी में मैरिज को आप कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं चाहते। क्योंकि हमारे यहाँ पर है, लोग और किसी टाइम सोचे ना सोचे, पर जब जेब से पैसे निकलेगा फिर वो 2 बार जरूर सोचेगा। ये हर एरिया में ही है। मास्क थे, मैंडेटरी थे, नहीं थे, फिर फाइन इम्पोज किया, फिर पुलिस एम्प्लॉय किया, चलान है, हेलमेट हाथ में है, चला रहे हैं, फिर नहीं है, देख के फिर डाल रहे हैं, चलान बढ़ा दिया मोटर व्हीकल्स एक्ट में, अब चलान बढ़ा दिया। जब हमारे यहाँ पर जब तक जेब को क्रंच नहीं आएगा, लोग मान नहीं रहे। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहते नहीं है हम, पर फाइनेंस बैकबोन होता है किसी भी रिलेशनशिप का। अगर आप अपने दूसरे स्पाउस में ट्रस्ट या फेथ रिपोज कर रहे हैं और उसके नाम की आप FDR अगर कोर्ट में जमा करा रहे हैं, तो कोर्ट फिर बिल्कुल एंश्योर्ड है, आश्वस्त है कि इनको प्रोटेक्शन देने का फायदा है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन रन अवे मैरिजेस को दे रहे हैं। उन मैरिजेस के ऊपर नहीं वो स्टेट का पैसा खर्च करेंगे जिनको कंटिन्यू करने का पार्टी का कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो बोनाफाइडी को इंश्योर करने के लिए हमने इस पॉइंट को कोर्ट ने रखा। ठीक है प्लीज। वैसे 14 तक तो राइट टू एजुकेशन है, 14 की एज तक, और 18 में सारे प्रोविजन आ जाते हैं अगर बात की शादी कर रहे हैं। 4 साल में ऐसी कौन सी जॉब होती है जो 14 साल का बच्चा लेके और 18 तक FDI के पैसे भी जोड़ लेगा? जो आपने बोला बेटा वो दैट इज इन द लिटरल सेंस। 18 आपने बोला, मैरिज का 21 है। ये किसने कहा कि 21 साल का लड़का ही जाएगा शादी करने? ये भी तो पॉइंट है। फिर हम कहते हैं, अगर जो आपने कहा, आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के दौरान, क्योंकि 21 साल में भी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है, जो अगर कोई रन अवे मैरिजेस हैं, इफ द पार्टीज आर वेल सेटल्ड, वहां पर इनकी प्रॉब्लम नहीं आती। पार्टीज अपने आप मैरिज कर वो अपना प्रोफेशन फॉलो कर रही है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहां पर आप
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, फैमिली आपके पीछे है और आप फिर भी शादी करना चाहते हो, आपने इन केसेस को रेफर किया। कोर्ट कहता है जो लड़का अपने आप नहीं खुद को मेंटेन कर सकता वो इस लेडी को कैसे मेंटेन करेगा। तो अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इसकी उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है ही नहीं कि ये, क्योंकि जब ये इमोशनल वगैरह ये सब एक चीज है, जब रियल लाइफ सिचुएशंस में अगर आपके पास घर चलाने के पैसे नहीं है, आपकी मैरिज सस्टेन नहीं कर सकती, तो कोर्ट कहती है हम उस मैरिज को क्यों प्रोटेक्शन दे जो सस्टेन नहीं कर सकती। तो इस लड़की को भगाने के लाने से ज्यादा बेटर है कि वो पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जब उसके पास कैपेसिटी होगी सिक्योरिटी देने की इस लड़की को, तब वो शादी करे। तो कोर्ट उसको रियलाइज करवाना चाहती है कि अगर तू मैरिज कर भी रहा है, ये मैरिज तू निभा नहीं सकेगा ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। इसलिए क्योंकि अगर जिसके पास होगा और वो मैरिज को करना चाहता है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर देगा। ठीक है, प्लीज क्या लिखे बेटा आपने? If the young girl's name, High Court can turn down their plea. Yes. Thus, the ruling is intended to gauge, G-A-U-G-E, to gauge the bona fide of runaway grooms as well as their genuineness of their relationship. It will also make easier for the court. It will also make easier for the court to evaluate the competence of the groom to carry on with the relationship, as well as their willingness to have the money deposited in the bride's name. ठीक है प्लीज। अब इसका भी कोई ये डायरेक्शंस हैं, इसका कोई एंड नहीं है। हाई कोर्ट के डायरेक्शन रोज ही ये आती रहती हैं। आज भी न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि जहां पर एक आदमी की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है और वो दूसरी शादी भागकर कर रहा है, और उसकी हिम्मत देखो, फिर वो क्या मांग रहा है, प्रोटेक्शन मांग रहा है स्टेट से फॉर रन अवे मैरिज। कोर्ट कहता हम नहीं तेरी मैरिज को प्रोटेक्शन देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे मैरिज तेरी वॉइड है, तेरी मैरिज वैलिड हो तो हम प्रोटेक्शन के लिए सोचें। जब तेरी मैरिज ही वॉइड है, हम वॉइड चीज को क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? उसको उन्होंने प्रोटेक्शन देने से रिफ्यूज कर दिया। तो जब हमने बात की प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन का क्वेश्चन वहीं अराइज होगा जहां पर मैरिज पॉसिबल है। अगर मैरिज वॉइड है, वहां क्वेश्चन का अराइज, क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्शन विल नॉट अराइज। इसके साथ आपका हिंदू मैरिज एक्ट वाइंड अप हो जाता है। ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे विद हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन को हम बिना अनकोडिफाइड लॉ के नहीं कर सकेंगे, तो अनकोडिफाइड लॉ जब हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर दैट इज जॉइंट फैमिली एंड कोपार्सनल। पर यहाँ पर यस मैम कस्टमरी डाइवोर्स भी तो कह रहे थे आपको कराना है। बेटा, कस्टमरी डाइवोर्स के भी मुझे जजमेंट्स ट्रेस करनी पड़ेगी, ऐसा कराने का फायदा नहीं है बिकॉज कोई प्रोविजन नहीं है। तो जब 4-5 जजमेंट्स मिलेंगी तब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऐसे तो हमने कस्टमरी डाइवोर्स की जजमेंट्स, जैसे हमने राम रमेश चंद्र का केस किया था, राम प्रताप जी दागा का सेक्शन 25 में, वो कस्टमरी डाइवोर्स का कंसेप्ट है, पर वो प्योरली कस्टमरी डाइवोर्स के साथ रिलेटेड नहीं है। तो कस्टमरी डाइवोर्स के लिए पहले एक बार मुझे अच्छे से रिसर्च करने की जरूरत है, उसके बाद हम करेंगे। जब हम ओल्ड लॉ का अनकोडिफाइड लॉ करेंगे,
क्योंकि लॉ तो अभी तक कोडिफाइड है नहीं। अनकोडिफाइड लॉ को हम स्टेजेस में करेंगे, स्टेजेस हर कंसेप्ट को, क्योंकि आपको पेपर में क्वेश्चन अब ऐसा आ रहा है, जैसे आपको आया हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन ऑफ सन, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, जबकि डॉक्ट्रिन एबॉलिश हो चुका है बाय हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। आप एक लाइन तो लिखना काफी नहीं है 10 नंबर में, तो आपको बताना पड़ेगा पोजीशन बिफोर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, पोजीशन आफ्टर 1956 बट बिफोर 2005, और थर्ड स्टेज होगा पोजीशन आफ्टर 2005। हमें हर कंसेप्ट को इन स्टेजेस में रीड करना पड़ेगा ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें कि कोडिफिकेशन का कंसेप्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, जिसका सक्सेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। ठीक है प्लीज, आपका फिर ट्यूसडे से स्टार्ट होगा विद हिंदू सक्सेशन एक्ट। मैम ये Yes. वाला डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, रनावे वाला, मैरिज वाला। सेंड हो चुका है, आपको हो गया था ना सेंड, आपको सेंड हो चुका है। ग्रुप में नहीं आया मैम। अच्छा, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। थैंक यू मैम। ओके, बेटा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि सबकी फाइनेंशियल कैपेसिटी वेरी करता है। मैम अभी कम हो गए वैसे, अभी हाई कोर्ट से फेंक के मरते ऐसे जो वैसे ही दी थी, वैसे उसको बोला ना देती हुई फेंक के मारी उसको क्लिप में देख रहे थे क्लिप में जाएगा फेंक दिया बोला नो चल इसकी अपनी वही जमा करो। यस, वो अब एडवोकेट भी करते हैं बेटा। लड़की ज्यादा उसकी वाली है पैसे वाली थी, तो बोला कम से कम एक लाख जमा कर, ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए। लड़की खर्ची की बताई।